Hello everyone, welcome to my YouTube channel Look and Learn Ace Your Future। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ नीट 2026 करेंगे फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 12 which is sexual reproduction in flowering plants। So here we will be discussing some questions which are expected for NEET 2026, or you can say the important questions from this chapter। So starting with question number 1, which of the following is not a part of angiosperm flower डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। आपको ध्यान रखना है वर्ड में क्वेश्चन में कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे नोट, राइट, अनलाइक। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं। सो आपसे पूछा है एंजियोस्पर्म फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। Petals, stamen, pistil, ovary. So this is very easy question. The obvious answer is petals. Petals secondary organs आप इन्हें कह सकते हैं, ये directly आपके gamete formation में involve नहीं होते हैं। So that's why the correct answer is petals. Stamens involve होते हैं, pistil involve होती है and ovary all are involved in your gamete formation। Question number 2 is the outermost layer of microsporangium is। microsporangium क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। microsporangium को आप पोलन सैक भी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, आपके पोलन्स बनते हैं। सो उसने कहा है माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर मोस्ट लेयर क्या है। अब आपको पता है या पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी 4 लेयर्स होती हैं एंड उनका क्या सीक्वेंस है। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज योर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम आउटरमोस्ट लेयर कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड लास्ट यू हैव टैपिटम जो कि इनर मोस्ट है एंड न्यूट्रिटिव है। अब आप मुझे बताएंगे, आप पढ़ते हैं टैपिटम प्रोड्यूसेस यूबिश ग्रेन्यूल्स। सो यू विल टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूबिश ग्रेन्यूल्स, कहाँ पर ये यूबिश ग्रेन्यूल्स हम काम में लेते हैं। Moving to the next question, the structure that develops into pollen tube is। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है इन चारों में से जो कि पोलन ट्यूब में डेवलप होता है। सो इसके लिए आपको पोलन ग्रेन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो पोलन है उसमें आप 2 तरह के सेल्स देखते हैं। बड़ा सेल होता है जिसको आप वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, छोटा सेल होता है जिसको आप जनरेटिव सेल भी बोलते हैं। सो वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम है ट्यूब सेल। सो यहीं से आपको पता चल जाता है दैट the one structure involved in pollen tube formation is your vegetative cell। and generative cell का काम क्या है, यहीं से एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं। सो द फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल इज टू फॉर्म मेल गैमेट्स। इसमें माइटोसिस होगा and it leads to formation of 2 male gametes। So next question is in dicots the endosperm is generally। dicots में endosperm कैसा होता है, persistent, haploid, absorbed by cotyledons or present in high amount at maturity। So the correct answer is absorbed by cotyledons। dicots में आपको endosperm जो है वो बाद में बचता नहीं है, डेवलपमेंट के दौरान ही वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। सो वहां पर टेंडोस्पर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है एंड इट इज फुली एब्जॉर्ब्ड बाय योर कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स का काम क्या है, दे स्टोर द रिजर्व्ड फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स इज। अब अगर आपको याद हो आपने एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखा है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल। ओव्यूल में क्या होता है, यहाँ पर आपका एम्ब्रियो सैक होता है, यहाँ पर आपके एंटीपोडल्स, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर आपका एग सेल एंड सिनर्जिड होते हैं, ये आपका इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड द ओपन एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी। So the most common type is anatropous ovule। Next question is the development of an embryo without fertilization। जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की बिना फर्टिलाइजेशन के इवेंट के तो उसे क्या बोलते हैं, एपोगैमी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस और क्लीवेज। सो द करेक्ट आंसर इज पार्थेनोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय अ प्रोसेस नोन एज, जैसे आपने सीड फॉर्मेशन पढ़ा है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं।
ठीक है। सो पार्थेनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन फ्रूट दैट इज योर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर्स? ऐसा कौन सा इवेंट है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है एंड इट इनहिबिट्स सेल्फ पॉलिनेशन? नाउ यू विल टेल मी व्हाई सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड बाय द प्लांट्स और इवन एनिमल्स। सेल्फ पॉलिनेशन को क्यों अवॉइड किया जाता है? यस, सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस concept of self pollination is that self pollination leads to inbreeding depression। इसीलिए हमारे humans में भी you do not find marriage between close relatives, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। सो टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और लीविंग देयर ओन कास्ट इज प्रेफर्ड। सो इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करेगा? क्लिस्टोगैमी नो, डाइकोगैमी, होमोगैमी, सेल्फ कंपैटिबिलिटी। सो यस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मेच्योर होंगे, जिसकी वजह से जो आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। Next question is the nutritive tissue inside the microsporangium is known as। microsporangium के अंदर जो nutritive tissue है उसे क्या कहते हैं? ये आप अभी पढ़ कर आए हैं, that is known as tapetum। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिनर्जिड्स हेल्प इन। सिनर्जिड्स किस में हेल्प करते हैं? नाउ इससे पहले आपको पता चाहिए सिनर्जिड्स क्या होते हैं। ये आपको पता है, दिस इज योर एम्ब्रियो सेक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। 3 आपके पास एंटीपोडल्स होते हैं एंड नीचे यू हैव 2 सिनर्जिड्स which are having filiform apparatus and in between you have egg cell। तो वो आपसे पूछा है सिनर्जिड्स का काम क्या है? Yes, you can pause the video, think for the answer and then continue with the video। So the correct answer is synergids attract the pollen tube towards the egg cell। ठीक है। Now, which plant shows wind pollination? इन सभी plants में से ऐसा कौन सा plant है जो wind pollination show करता है? Vallisneria, maize, rose और hibiscus। So correct answer you can find in the picture itself। So the answer is maize। maize को आप एनीमोफिलस कहते हैं, मतलब विंड पोलिनेटेड, और जो वेलिसनेरिया है वो वाटर पोलिनेशन का यूज करता है। जैसे मेज की विंड पोलिनेशन को एनीमोफिली कहते हैं, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पोलिनेशन बाय वाटर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज कॉल्ड। सीड में जब न्यूसिलस बच जाता है इन रेमिनेंट फॉर्म तो उसे क्या बोलते हैं? एरिल, एल्यूरोन लेयर, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म। So the correct answer is perisperm and the example is your black pepper। Next is which hormone triggers fruit formation without fertilization? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? ऑक्सिन, ABA, इथाइलिन और cytokinin। So the correct answer for this question is your option number A, auxin। auxin is a PGR जिसको हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से आपको सीडलेस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल एलोंगेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन रिजल्ट्स इन। जब जर्मिनेशन के दौरान हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, आप 2 रीजन पढ़ते हैं, तो जब हाइपोकोटाइल का एलोंगेशन हो जाता है तो उससे क्या बनता है? सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एपिजियल germination। So hypocotyle elongate होता है and it pushes the cotyledons above the soil, जिसको आप epigeal germination बोलते हैं, and the example is bean। Next question is the fusion of male gamete with a synergid is called vegetative fusion, triple fusion, fusion without fertilization or none। सो द करेक्ट आंसर इज नन। ऐसा आप देखते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेल गैमेट्स एंटर, पोलन ट्यूब एंटर करती है, आपके जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और वो मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर और एंडोस्पर्म। सो जैसा कि ह्यूमंस में भी आप देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होता है, ऐसे ही प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में भी जब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हैं फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल रिस्पेक्टिवली, तो वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसे आप मियोसिस बोलते हैं।
Next question is the part that develops into seed coat is endosperm, integuments, nucellus और funiculus. अभी मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर बनाया था ovule का, so in that you found integuments. So integuments are responsible for seed coat. जब आप seed coat की बात करते हैं तो इसकी दो layers होती हैं. एक outer layer होती है जिसको आप टेस्टा बोलते हैं, एंड एक इनर लेयर होती है सीड कोट की जिसको आप टेगमेन बोलते हैं. सो यू हैव टू लेयर्स, टेस्टा एंड टेगमेन. नेक्स्ट इज पोलन वायबिलिटी इज मैक्सिमम इन. पोलन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम किस में होती है? हाइड्रोफिलस प्लांट्स, विंग पोलिनेटेड प्लांट्स, बर्ड पोलिनेटेड प्लांट्स और सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स. सो द करेक्ट आंसर इज विंड पोलिनेटेड प्लांट्स. वाई? बिकॉज विंड पोलिनेटेड प्लांट्स की जो पोलन है उन्हें काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल करना होता है. सो टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन उनकी वायबिलिटी भी मैक्सिमम होती है. विच इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इन सभी इवेंट्स में से ऐसा कौन सा इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है? सो यस, द करेक्ट आंसर इज जाइगोट फॉर्मेशन. जब एक एग सेल फ्यूज करता है आपके एक मेल गैमेट के साथ तो वो एक 2n जाइगोट की फॉर्मेशन करता है. सो दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन द सीड इज. सीड में माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, रेस्पिरेटरी ओपनिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन, बोथ बी एंड सी. Yes, so the correct answer is option number D. It has both functions as a respiratory opening also and water absorption during germination भी इसका काम है. ठीक है. नेक्स्ट है द सस्पेंसर इन एम्ब्रियो एक्ट्स एज. अब यहाँ से इसके लिए आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. आप जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रियो पढ़ते हैं. जैसे आप पढ़ते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, राइट, उसका कुछ ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है. देन आप हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो पढ़ते हैं. तो वो आपसे पूछ रहा है कि जैसे दिस इज योर बेसल सेल, दिस इज योर सस्पेंसर. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर? नाम से पता चल रहा है सस्पेंड कर रहा है आपके एम्ब्रियो को किसके अंदर? इनटू द एंडोस्पर्म्स. सो इट फंक्शंस टू पुश एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म ताकि आपका जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके फ्रॉम द कोटिलिडन्स. नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस से क्या बनता है? Hybrid seeds, seed production without fertilization, formation of diploid gametes, node seed formation. अभी मैंने आपको पीछे बताया था apomixis results in seed production without fertilization. ये meiosis को bypass कर देता है and directly forms the viable seeds. Next is the pollen wall layer responsible for species specific recognition is. ऐसी कौन सी pollen wall layer है जो कि species specific recognition के लिए responsible है? Endexine, exine, intine और sporopollenin. सो द करेक्ट आंसर इज स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन के पास ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि पोलन स्टिग्मा या पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड स्पीशीज स्पेसिफिसिटी की रिकॉग्निशन में भी हेल्प करते हैं. सो आपको पता होना चाहिए जो आपका पोलन ग्रेन है उसके पास दो लेयर्स होती हैं. द आउटर लेयर इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन एंड द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन. The outer layer is known as exine, and it is made up of sporopollenin, whereas the inner layer is known as intine. Intine किसकी बनी होती है? Intine बच्चों बनी होती है cellulose and pectin की. So this is a soft layer, whereas exine is made up of sporopollenin, that is the hardest known material on the earth. ठीक है. इसके अंदर आपके पास क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल होता है एंड एक ट्यूब सेल होता है. So this is the structure of your pollen grain. Next is the first event after pollination is. pollination होने के बाद first event क्या होता है? double fertilization, endosperm formation, pollen germination या embryo differentiation. So yes, the correct answer is pollen germination. जैसे ही pollen आपके स्टिग्मा पर पहुंचता है तो क्या होता है? pollen pistil interaction होता है एंड आपके pollen का germination होता है जिससे कि आपकी pollen tube formation start हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉमन इन डाइकोट्स. डाइकोट्स में कौन सी एम्ब्रियो डेवलपमेंट कॉमन है? क्लीवेज, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट और मोनोकोटिलिडनस डेवलपमेंट. तो नाम से पता चल रहा है द करेक्ट आंसर इज डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो डेवलपमेंट जिसमें आपको दो डाइकोट्स में दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड सीड कोट डोरमेंसी इज ब्रोकन बाय abscisic acid, scarification, pathogens और high salt levels. So the correct answer is scarification. आप मैकेनिकली भी उसे तोड़ सकते हैं या केमिकल्स का यूज करके भी सीड कोट को स्कार कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड जर्मिनेशन हो जाएगी.
राइट। नेक्स्ट इज द सीडलेस वाटरमेलन फॉर्मेशन इज ड्यू टू, अब ये रिपीटेड है, हम बात कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिससे सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। आवर नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट 2026 on the chapter human reproduction, which is chapter number 2 of your class 12 biology. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।